3.1 डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा डीपीआई। खबरों में क्यों? नीति आयोग ने समावेशी, आजीविका केंद्रित और उत्पादकता आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत के लिए डीपीआई 82047 रणनीतिक रोडमैप लॉन्च किया। रिपोर्ट की मुख्य बातें। रिपोर्ट बड़े पैमाने पर आजीविका आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्काल ध्यान केंद्रित करने हेतु 2 चरण के दृष्टिकोण की सिफारिश करती है। पहला, डीपीआई 2.0 2025 से 2035 और उसके बाद व्यापकाधारित समृद्धि को समर्थन देने के लिए डीपीआई 3.0 2035 से 2047। डीपीआई 2.0 संरचनात्मक बाधाओं से परिवर्तन तक। संरचनात्मक अवरोध। 1. भरोसे की कमी। 2. भाषा बाधाएं। 3. खराब डेटा। 4. बाजार पहुंच का अभाव। 5. लेनदेन की लागत। 6. ज्ञान क्षमता अंतराल। रणनीतिक अनलॉक। 1. डेटा अनलॉक करना। 2. बढ़ती क्षमता। 3. डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना। प्रमुख क्षेत्र। 1. विनिर्माण। 2. कृषि। 3. ऊर्जा। 4. वित्तीय समावेशन। 5. शिक्षा। 6. स्वास्थ्य। 7. सामाजिक सुरक्षा। जीवन परिवर्तन। 1. एमएसएमई के लिए बेहतर बाजार पहुंच। 2. समावेशी नौकरी बाजार तक पहुंच। 3. छोटे किसानों के लिए बेहतर आजीविका। 4. विकेंद्रीकृत ऊर्जा बाजार। 5. निर्बाध और सुलभ वित्तीय सेवाएं। 6. सामाजिक सुरक्षा। 7. शिक्षार्थियों के लिए सुविधाएं। 8. लाभार्थियों को ढूंढना। डीपीआई 2.0 के प्रमुख तत्व। 8. क्षेत्रीय परिवर्तन। महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों में संरचनात्मक बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए डिजाइन किया गया। इनमें विनिर्माण, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। सिस्टमिक एनेबलर्स। इसका उद्देश्य क्रेडिट, विकेंद्रीकृत ऊर्जा और श्रम वितरण में मूलभूत नेटवर्कों को मजबूत करना है। 4. नियामक अनिवार्यताएं। 1. जिला आधारित मांग एकत्रीकरण। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का लाभ उठाते हुए। 3. प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ाना। 4. क्रॉस सेक्टर अनलॉकिंग को बढ़ावा देना। इसमें बेहतर डेटा उपयोग, डिजिटल लेनदेन, मजबूत मानव क्षमता और श्रम के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से सुधार शामिल हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यह मुख्य रूप से डिजिटल पहचान, त्वरित भुगतान और सहमति आधारित डेटा साझाकरण के आवश्यक निर्माण खंडों पर आधारित इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम को संदर्भित करता है। यह सरकार, व्यवसायों और नागरिकों को सुरक्षित रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाता है। डीपीआई के 3 स्तंभ। इंटरऑपरेबिलिटी। सुरक्षित और कुशल डेटा विनिमय को सक्षम करते हुए अन्य प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत होता है। इंटरऑपरेबिलिटी बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए डिजाइन किया गया, लाखों या भारत के मामले में अरबों लोगों को संभालने में सक्षम। समावेशिता सार्वजनिक भलाई के बहिष्कारी और गैर प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों को कायम रखता है तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। शासन डीपीआई के पारदर्शी संस्थागत ढांचे, जवाबदेह निगरानी और सार्वजनिक हित की रक्षा करने वाली भागीदारीपूर्ण नीति निर्माण के माध्यम से मजबूत शासन की आवश्यकता होती है। भारत का डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र। महत्वपूर्ण जैम त्रिमूर्ति। जन धन योजना, आधार और उच्च गुणवत्ता वाले अवसंरचना तथा वायरलेस कनेक्टिविटी भारत के डीपीआई स्टैक का आधार है। भारत के डीपीआई का क्षेत्र विशिष्ट विस्तार। आर्थिक बुनियादी ढांचा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी, सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन आदि। नागरिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर, न्यू एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग, ई श्रम आदि। स्वास्थ्य सेवा और पोषण एबीएचए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, राष्ट्रीय गैरसंचारी रोग मंच एनसीडी, ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल, पोषण ट्रैकर, आरोग्य सेतु, सहजीत आदि। शिक्षा और कौशल दीक्षा, नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल इंडिया डिजिटल हब सिड, नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नड आदि। शासन क्षमता और समन्वय पीएम गतिशक्ति, ईफिस, एपीआई सेतु आदि। यात्रा फास्टैग, कैशलेस, संपर्क रहित टोल भुगतान के लिए डिजियात्रा, निर्बाध हवाई यात्रा और हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली एग्रीस्टैक, किसान केंद्रित डीपीआई जिसे इंटरऑपरेबल भूमि, फसल और योजना डेटा को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है आदि। भारत में डीपीआई द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका। आर्थिक विकास
डीपीआई ने 2022 में भारत की जीडीपी में 0.9% का योगदान दिया। 2030 तक 4.2% के अनुमान के साथ समावेशी विकास जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई दिसंबर 2024 में बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए। 2017 से 18 में 5 लाख से वित्तीय समावेशन भारत ने 8 वर्षों में 80% बैंक खाता प्रवेश हासिल किया, जबकि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिस का अनुमान है कि इसमें 47 साल लगेंगे। सामाजिक लाभों में रिसाव को कम करना जैम त्रिमूर्ति जनधन आधार मोबाइल का लाभ उठाते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मिशन ने दुनिया का सबसे बड़ा सरकार से व्यक्ति G2P भुगतान बुनियादी ढांचा तैयार किया, जिससे सामाजिक लाभ के रिसाव को महत्वपूर्ण रूप से रोका गया। डीबीटी से लीकेज की रोकथाम से 73.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। मोबाइल पहुंच बढ़ाना आधार आधारित eKYC ने भारत में घरों में मोबाइल स्वामित्व को 2026 में 15% से बढ़ाकर मई 2025 तक 85% कर दिया। हॉकी स्टिक प्रभाव हॉकी स्टिक वक्र के बाद तेजी से विकास प्रदान करने वाली नई सेवाओं का विस्फोट, जो पहले अकल्पनीय था। उदाहरण के लिए, डीपीआई ने समय के साथ $100 अरब से अधिक का बाजार मूल्य बनाया। डीपीआई कूटनीति फरवरी 2026 तक भारत सरकार ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन MOU और साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में स्पष्ट रूप से डीपीआई को एक विकास त्वरक के रूप में मान्यता दी गई तथा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान साझा करने के मंच के रूप में लॉन्च किया गया। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लागू करने में चुनौतियां डिजिटल डिवाइड 25% से अधिक आबादी के पास विश्वसनीय इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता का अभाव है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा बड़े पैमाने के नेटवर्कों को पहचान की चोरी और डेटा उल्लंघनों के जोखिम का सामना करना पड़ता है। इंटरऑपरेबिलिटी खंडित आईटी बुनियादी ढांचे के कारण विभिन्न प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करना कठिन हो जाता है। डिजिटल साक्षरता परिचालन आत्मविश्वास कम होने के कारण कई वयस्क डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने में असुरक्षित महसूस करते हैं। नियामक अवरोध तेज तकनीकी नवाचार ने नीतियों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे मानकीकरण के प्रयास जटिल हो गए हैं। वित्तीय बाधाएं राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचे की तैनाती और रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आगे की राह डीपीआई 2.0 के लिए सिफारिशें विकेंद्रीकृत निगरानी भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में राज्यों को डीपीआई 2.0 पहल का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना। परिवर्तनों के सहयोगात्मक 2 वर्षीय प्रस्तावित चक्र पारिस्थितिकी तंत्रव्यापी विस्तार से पहले स्केलेबल मॉडल को परिष्कृत और मान्य करने के लिए 2 वर्षीय चक्रों का उपयोग करना। पहला चक्र 2026 से 2027 एमएसएमई और कृषि पर फोकस 2026 से 2027 में 3 एमएसएमई और कृषि परिवर्तन पर फोकस 6 राज्यों में लाइव पायलटों की तैनाती और उसके बाद व्यापक रोल आउट। वैश्विक जुड़ाव के लिए ट्रस्ट पारिस्थितिकी तंत्र निकाय जनता की भलाई के लिए डीपीआई और एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व करने हेतु 2027 तक एक ट्रस्ट विशेष समर्थित निकाय की स्थापना करना। निष्कर्ष वैश्विक तकनीकी साझा पूंजी और चिप पावर से हटकर देश की डिजिटल बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था व्यापी प्रसार और प्रभाव से जोड़ने की क्षमता में बदलाव हो रहा है। डीपीआई एआई और घरेलू उद्यमिता का विलय करके भारत का लक्ष्य अब अपनाने का एक स्थानीय जनसंख्या स्तरीय मॉडल बनाना है। 3.2 एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई खबरों में क्यों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जो 2016 में एक नए प्लेटफॉर्म से 2026 में वैश्विक डिजिटल भुगतान लीडर बनने तक की अपनी यात्रा को उजागर करता है। यूपीआई के बारे में यूपीआई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो व्यक्तियों और व्यापारियों के बीच त्वरित, अंतर संचालित और सुरक्षित लेनदेन को सक्षम बनाती है। द्वारा विकसित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) संस्थागत भागीदारी के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक भागीदार बैंक एक प्रेषक भुगतान सेवा प्रदाता PSP आउटगोइंग लेनदेन और या एक लाभार्थी PSP धन प्राप्त करना के रूप में कार्य करता है। NPCI सभी प्रतिभागियों के लिए प्रदर्शन मैट्रिक्स की निगरानी करता है। यूपीआई के अन्य संस्करण यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट को 1000 रुपये से कम मूल्य के लेनदेन को तेज और पिनरहित तरीके से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूपीआई लाइट X इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ऑफलाइन भुगतान की अनुमति देता है तथा मौजूदा यूपीआई लाइट कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाता है।
यूपीआई कैश पॉइंट। यूपीआई ऐप का उपयोग करके स्थानीय दुकानों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट्स पर नकदी निकालने की अनुमति देता है। यूपीआई वन वर्ल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई वॉलेट द्वारा संचालित यूपीआई, जो भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों एनआरआई को उनके प्रवास के दौरान यूपीआई आधारित भुगतान करने में सक्षम बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई इसके बारे में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया। की पहल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए। कानूनी ढांचा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 एनपीसीआई द्वारा प्रस्तावित प्रमुख उत्पाद तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह एनएसीएच, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, रुपे, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस आदि। यूपीआई की विशेषताएं निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव, एकल ऐप इंटरफेस, 24/7 निर्बाध उपलब्धता, बहुविध भुगतान विधियाँ, उन्नत उपयोगकर्ता एवं सुरक्षा, समयबद्ध भुगतान, पीयर टू पीयर P2P भुगतान प्लेटफॉर्म, 2 कारक प्रमाणीकरण। भारत में यूपीआई की परिवर्तनकारी भूमिका। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ाना, बड़े पैमाने पर लेनदेन की मात्रा। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में लेनदेन 2 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 24,162 करोड़ हो गया। लेनदेन की मात्रा में 12,000 गुना वृद्धि हुई। डिजिटल भुगतान की गहरी पैठ 2025 में प्रतिदिन औसतन लगभग 60 करोड़ यूपीआई लेनदेन संसाधित हुए। व्यापक नेटवर्क 700 से अधिक बैंकों को एक ही मंच पर जोड़ता है, जो भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान का 85% हिस्सा संभालता है। जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण, नकद से डिजिटल सुधार मॉडल के लिए नकदी पर निर्भर प्रणाली की बदलावली की गई, जिससे छोटे विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत किया गया। एमएसएमई के लिए क्रेडिट डिजिटल लेनदेन लोग सूक्ष्म व्यवसायों को भौतिक संपत्ति के बिना औपचारिक ऋण सुरक्षित करने में मदद करते हैं। सूक्ष्म भुगतान उद्यम छोटे मूल्य के लेनदेन शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विभाजन को पाटते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति P2P लेनदेन कम मूल्य के हस्तांतरणों के लिए व्यापक उपयोगिता को दर्शाता है, जिसमें 59% लेनदेन 500 रुपये से नीचे है। वित्तीय नवाचार एवं फिनटेक को उत्प्रेरित करना, ओपन आर्किटेक्चर यूपीआई ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रेल का उपयोग करता है, जो फोनपे और गूगल पे जैसे तीसरे पक्ष के ऐप्स को तेजी से निर्माण और नवाचार करने की अनुमति देता है। क्रेडिट एक्सेस सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ी तत्काल पूर्व अनुमोदित क्रेडिट लाइनों का मूल रूप से समर्थन करके बुनियादी बैंकिंग से आगे निकल जाता है। भूराजनीतिक सॉफ्ट पावर का प्रक्षेपण वैश्विक मान्यता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में लेनदेन की मात्रा के हिसाब से यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी। वैश्विक हिस्सेदारी विश्व रियल टाइम पेमेंट्स की 2024 एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का हिस्सा लगभग 49% है। वैश्विक विस्तार यूपीआई यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित 8 से अधिक देशों में लाइव है, जो सीमा पार खुदरा भुगतान, पर्यटन और प्रेषण को सुगम बनाता है। डीपीआई शोकेस जनसंख्या स्तर पर सार्वजनिक अच्छे अवसंरचना के रूप में कार्य करता है, जो विकासशील देशों को निजी या राज्य एकाधिकार वाले नेटवर्क के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। यूपीआई से जुड़ी चुनौतियां डेटा सुरक्षा और साइबर खतरे, उच्च लेनदेन मात्रा फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और एपीआई कमजोरियों को आकर्षित करती है, जबकि सहमति किए गए बायोमेट्रिक डेटा से अपरिवर्तनीय सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं। शुल्क मुक्ता स्थिरता दुविधा शून्य व्यापारी छूट दर शून्य एमडीआर की अनुपस्थिति जमीनी स्तर पर अपनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन इससे बैंकों और तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं टीपीएपी के लिए वित्तीय स्थिरता चुनौती पैदा होती है। सीमा पार विनियामक बाधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए विभिन्न बहुक्षेत्राधिकार कानूनों जैसे धनशोधन रोधी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बाजार संकेंद्रण जोखिम पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ तृतीय पक्ष ऐप्स जैसे फोनपे और गूगल पे का भारी प्रभुत्व है, जो प्रतिस्पर्धा में बाधा डाल सकता है। लगातार क्षेत्रीय असमानताएं असमान इंटरनेट पहुंच और कम डिजिटल साक्षरता अंतराल पैदा करती है, जिससे ग्रामीण और अविकसित आबादी डिजिटल क्रांति से पीछे रह जाती है। निष्कर्ष
लेनदेन की मात्रा और भौगोलिक पहुंच दोनों के संदर्भ में यूपीआई की उल्लेखनीय वृद्धि वित्तीय परिदृश्य पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है। जैसे जैसे यूपीआई वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है, यह डिजिटल भुगतान के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है, नागरिकों को सशक्त बना रहा है, आर्थिक अवसरों को बढ़ा रहा है और वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव में योगदान दे रहा है। 3.3 औद्योगिक उत्पादन का अखिल भारतीय सूचकांक IIP। खबरों में क्यों? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MSPI ने वर्तमान औद्योगिक संरचना और गतिशीलता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए IIP के आधार वर्ष को 2011 से 12 से संशोधित कर 2022 से 23 कर दिया है। IIP की नई श्रृंखला में हुए बदलाव। आधार वर्ष संशोधन। आधार वर्ष संशोधन BPIIP के लिए गठित तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों के अनुसार IIP का आधार वर्ष 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया। आधार वर्ष वह विशिष्ट संदर्भ अवधि होती है जिसका उपयोग उत्पादन या कीमतों जैसे आर्थिक व वित्तीय आंकड़ों की तुलना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। सूचकांक संकलन। आधार वर्ष को 100 का सूचकांक मान दिया जाता है, जिससे बाद के वर्षों की तुलना आसानी से की जा सकती है कि गतिविधियां बढ़ी हैं या घटी है। कवरेज। मौजूदा सूची को बरकरार रखते हुए गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को जोड़ा गया। समावेशी खनन वर्गीकरण। बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए लघु खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को शामिल किया गया। पुनर्गठित आउटपुट बास्केट। बास्केट को 839 वस्तुओं से बढ़ाकर 1042 उत्पादों 463 आइटम समूह तक किया गया। नए उत्पाद: इलेक्ट्रिक पूर्वी वाहन, CCTV कैमरा, गैर बुने हुए कपड़ों से सामान, विमान एवं अंतरिक्ष यान के हिस्से, स्टेंट, वैक्सीन, पशु चिकित्सा के अलावा। हटाए गए उत्पाद: मिट्टी का तेल, फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं CFL, साइकिल तिफिया, साइकिल रिक्शा टायर के लिए ट्यूब, सिलाई मशीनें आदि। अन्य वर्गीकृत NEC आइटम। पहले बाहर रखे गए आइटमों को विशिष्ट, विविधीकृत और स्पष्ट वर्गीकरण के लिए बनाए रखा गया, जिससे नवोन्मेषी उत्पादों का प्रतिनिधित्व बना रहेगा। उद्योगों का विस्तृत वर्गीकरण। खनन क्षेत्र को अधिक विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शामिल हैं: 1. ईंधन खनिज, 2. दुर्लभ पृथ्वी खनिज सहित धात्विक खनिज, 3. गौण खनिज सहित गैर धात्विक खनिज। विद्युत सूचकांक। अब नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को भी सम्मिलित किया गया है। फैक्ट्री प्रतिस्थापन एवं संवर्धन। नई प्रणाली उन फैक्ट्रियों के प्रतिस्थापन की अनुमति देती है जो अपनी उत्पादन लाइनें स्थायी रूप से बंद कर देती है या दूसरी इकाइयों से बदल दी जाती है। चेन लिंकर इंडेक्स। पारंपरिक फिक्स्ड बेस इंडेक्स के स्थान पर चेन लिंक्ड इंडेक्स अपनाया गया है, जिससे भारों का नियमित अद्यतन हो सके, उद्योगों में संरचनात्मक बदलावों को तेजी से दर्शाया जा सके, पुराने भारों से उत्पन्न पक्षपात कम हो। लिंकिंग फैक्टर। ऐतिहासिक तुलनीयता बनाए रखने के लिए 2011 से 12 श्रृंखला को 2022 से 23 श्रृंखला से जोड़ने हेतु ज्यामितीय माध्य जियोमेट्रिक मीन GM पद्धति अपनाई गई है। मूल्य अपस्फीतीकरण। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक WPI का उपयोग आउटपुट मूल्यों को अपस्फीत करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में किया जाएगा। भविष्य में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आउटपुट PPI आधिकारिक रूप से जारी होने और स्थिर होने के बाद इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा। आउटपुट PPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह उत्पादकों द्वारा प्राप्त वास्तविक उत्पादन कीमतों को मापता है तथा गुणवत्ता में बदलाव को भी ध्यान में रखता है। ऋतुजन्य समायोजन। उच्च आवृत्ति आंकड़े कैलेंडर प्रभाव, कार्य दिवसों और चलते त्योहारों जैसे दीपावली से प्रभावित होते हैं। इसलिए MOSPI मौसमी रूप से समायोजित IIP डेटा जारी करने की योजना बना रहा है। नए आधार वर्ष के लिए मासिक डेटा का प्रकाशन 5 वर्षीय सतत समय श्रृंखला उपलब्ध होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के बारे में IIP परिभाषा। समय संकेतक जो आधार अवधि की तुलना में किसी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है। ऐतिहासिक संदर्भ और आधार वर्ष। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर नजर रखने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहला IIP आधार वर्ष 1937 स्वतंत्रता पूर्व काल में अपनाया गया था। अब तक 10 बार आधार वर्ष संशोधित किया जा चुका है। आधार वर्ष 2022 से 23 की प्रमुख विशेषताएं। आधार वर्ष 2022 से 23 जारी करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। जारी होने का समय संदर्भ माह समाप्त होने के 28 दिनों के भीतर।
सूचकांक पद्धति, लास्पेरे स्थिराधार, लास्पेयर्स फिक्स्ड बेस वॉल्यूम इंडेक्स पद्धति, जो आधार वर्ष के भारों का उपयोग करके समय के साथ औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापती है। आईआईपी के आधार वर्ष में संशोधन के निहितार्थ, निवेश और व्यवसाय योजना को बढ़ावा, औद्योगिक एवं उपभोक्ता रुझानों का अधिक सटीक आकलन नीति निर्माताओं और व्यवसायों को बेहतर पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला योजना तथा निवेश निर्णय लेने में सहायता करेगा। उन्नत नीति निर्माण, अद्यतन एवं विस्तृत आईआईपी यह सुनिश्चित करेगा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति संबंधी निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा अधिक सटीक एवं समयानुकूल आंकड़ों पर आधारित हों। उदाहरण, नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय बिजली या लघु खनिजों के लिए अलग अलग सूचकांक सरकार को नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। व्यापक आर्थिक डेटा का सामंजस्य, यह विभिन्न आर्थिक संकेतकों के बीच असंगतियों को कम करता है और सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माता अर्थव्यवस्था में विकास, मुद्रास्फीति आदि का मूल्यांकन करते समय सेब से सेब जैसी तुलनीय तुलना कर सके। निष्कर्ष, हालिया सांख्यिकीय सुधार, विशेष रूप से नई 2022 से 23 आईआईपी श्रृंखला, अधिक विश्वसनीय आंकड़ों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की बदलती अर्थव्यवस्था में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए एक मजबूत एवं प्रासंगिक आधार प्रदान करता है। 3.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। खबरों में क्यों? भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के साथ साझेदारी में देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP) 2026 से 2033 लॉन्च किया। खबरों में क्यों? भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के साथ साझेदारी में देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP) 2026 से 2033 लॉन्च किया। लॉन्च में ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सीमांत किसानों के लिए समावेशी ऋण पहुंच को गहरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समानांतर रणनीतिक साझेदारी समझौता भी शामिल था। COSOP एक बहुवर्षीय सहयोगी ढांचा है जिसे पूरे भारत में IFAD की दीर्घकालिक ग्रामीण निवेश प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु लचीलापन बढ़ाना, सिद्ध विकास मॉडलों का विस्तार, स्केल अप करने के लिए ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करना। यह ग्रामीण आबादी को वित्त, बाजार और बुनियादी ढांचे से जोड़ने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में MSME, FPO, किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण सहकारी समितियों के उपयोग पर केंद्रित है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD लॉन्च में ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सीमांत किसानों के लिए समावेशी ऋण पहुंच को गहरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समानांतर रणनीतिक साझेदारी समझौता शामिल था। COSOP एक बहुवर्षीय सहयोगी ढांचा है जिसे पूरे भारत में IFAD की दीर्घकालिक ग्रामीण निवेश प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु लचीलापन बढ़ाना, सिद्ध विकास मॉडलों को बड़े स्तर पर लागू, स्केल अप करने हेतु ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करना। यह ग्रामीण आबादी को वित्त, बाजार और बुनियादी ढांचे से जोड़ने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में MSME, FPO, किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण सहकारी समितियों के उपयोग पर केंद्रित है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, कृषि संकट और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण विनिर्माण ने पूंजीगहन प्रौद्योगिकी को अपनाया है जिससे परिश्रमघन रोजगारहीन विकास हुआ है। इससे कृषि से बाहर आने वाले अतिरिक्त श्रम को अवशोषित करने की क्षमता सीमित हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान लगभग 18% है, जबकि इसमें कार्यबल की हिस्सेदारी लगभग 46% है, जिससे सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य हो जाती है और प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय घटती है। कौशल की गंभीर कमी। पारंपरिक ग्रामीण कौशल और आधुनिक औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की मांगों के बीच बड़ा अंतर है। 75% से अधिक ग्रामीण कार्यबल के पास माध्यमिक स्तर की योग्यता का अभाव है, जिससे उच्च भुगतान वाली औपचारिक नौकरियों तक उनकी पहुंच सीमित रहती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता। घटता जलस्तर, भूमि क्षरण, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% प्रभावित तथा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता के लिए गंभीर खतरा है। लिंग और श्रम बाजार अंतराल। कृषि से बाहर निकलने वाली महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित विनिर्माण नौकरियों की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे अवैतनिक देखभाल कार्य पर उनकी निर्भरता बढ़ती है और ग्रामीण कार्यबल का महिलाओं की ओर झुकाव, महिलाकरण, बढ़ता है। खंडित भूमि जोतें। छोटे और सीमांत किसान 85% से अधिक मुख्यतः मशीनीकृत खेती और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठा पाते,
जिससे उनकी फसल उत्पादकता वैश्विक औसत से कम रहती है। क्रेडिट और वित्तीय बाधाएं। जन धन खातों जैसी उच्च बुनियादी बैंकिंग पहुंच के बावजूद कम ब्याज वाले औपचारिक निवेश ऋण तक पहुंच हाशिए पर रहने वाले किसानों के लिए अभी भी अत्यधिक सीमित है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। एक जनसांख्यिकीय दृष्टि। भारत की 65 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण आबादी लगभग 6.65 लाख गांवों में फैली हुई है। दो संरचनात्मक बदलाव। गैर कृषि आय का हिस्सा 60% से अधिक हो गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। भारत का आधा से अधिक विनिर्माण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण कार्यबल का लगभग 46% अब भी कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय स्तर पर। 3 कृषि लचीलापन। मजबूत खरीफ उत्पादन भारत को वैश्विक अनाज बाजारों में अधिक प्रभावशाली बनाता है। FY25 कृषि वृद्धि दर 4.6% रही, जबकि FY28 तक औसत 3.1% रहने का अनुमान है। वितरण बजट। कृषि 2025 से 26 में $376.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया। 4 हाई वैल्यू आउटपुट पर फोकस। बागवानी उत्पादन 370.8 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो अब खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। मछली क्षेत्र 7.1% वार्षिक वृद्धि। मांस उत्पादन 8.8% वार्षिक वृद्धि। इससे ग्रामीण आय में विविधता आई है और कृषि पर निर्भरता कम करने में सहायता मिली है। आगे बढ़ने का रास्ता। ग्राम औद्योगिकरण का विस्तार। कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम को व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए ग्रामीण MSME, खाद्य प्रसंस्करण पार्क और भौतिक कनेक्टिविटी पर सार्वजनिक पूंजी व्यय पर ध्यान केंद्रित करना। कृषि तकनीकों को तेजी से अपनाना। इनपुट उपयोग को अनुकूलित करने और फसल बीमा योजना को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, अलग संचालित पूर्वानुमानित मौसम विश्लेषण और ड्रोन तकनीकों जैसे नमो ड्रोन दीदी का विस्तार करना। स्केलिंग कृषि वैल्यू चेन। प्राथमिक उत्पादकों को कृषि प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में सक्रिय प्रतिभागियों में बदलने के लिए कार्यशील पूंजी और सरलीकृत नियामक अनुपालन के साथ FPO, FPCO और सहकारी समितियों को सशक्त बनाना। स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना। स्थानीय कृषि समूहों का विकास करना और सीधे फार्म टू फोर्क बाजार लिंकिंग की सुविधा प्रदान करना। इससे आपूर्ति श्रृंखलाएं अनुशासित होंगी और प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्राप्त लाभ मार्जिन बढ़ेगा। नवीनतम ग्रामीण वित्त। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए तैयार ग्रामीण ऋण पोर्टफोलियो को अल्पकालिक फसल ऋण से दीर्घकालिक पूंजी निवेश वित्तपोषण में स्थानांतरित करने के लिए IFSC आधारित साझेदारी का लाभ उठाना। ग्राम कॉमन्स का पुनर्जीवित करना। GIS मैपिंग और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके समुदाय प्रबंधित भूमि का पुनर्सर्वे किया जाना चाहिए। अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं और सौरीकरण को एकीकृत करने से इन भूमियों को मजबूत, जलवायु अनुकूल आर्थिक संपत्ति में बदला जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी पहल। एक दीदी की रसोई 2025। उद्देश्य रोजगार गारंटी। मुख्य बिंदु मनरेगा की मजदूरी सीमा 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की गई। 2 PM किसान प्रोजेक्ट। उद्देश्य कृषि में निवेश बढ़ाना। मुख्य बिंदु जलवायु अनुकूलन अभ्यास, उच्च मूल्य वाली फसलों और व्यवस्थित कृषि पर जोर। 3 स्वामित्व योजना। उद्देश्य डिजिटल भूमि रिकॉर्ड। मुख्य बिंदु जून 2025 तक 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए। 4 ई-श्रम पोर्टल। उद्देश्य असंगठित श्रमिक सहायता। मुख्य बिंदु 31 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत। इससे लक्षित सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक समावेशन में सहायता मिली। 5 DAY NRLM। उद्देश्य महिला आजीविका। मुख्य बिंदु 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। ग्रामीण उद्यमों की संख्या 7.9 करोड़ से अधिक हुई। 6 उद्यम। उद्देश्य उद्यम औपचारिकीकरण। मुख्य बिंदु MSME को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने पर जोर। 7 PM आवास योजना ग्रामीण। उद्देश्य ग्रामीण आवास सुरक्षा। मुख्य बिंदु 81% घरों में अब पक्का आवास उपलब्ध है। 8 PM जनमन। उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों का समावेशन। मुख्य बिंदु कनेक्टिविटी और आजीविका को 100% कवरेज देने का लक्ष्य। निष्कर्ष भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक समावेशी रूपरेखा प्रदान करता है। यह विजन रोडमैप इस परिवर्तन को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टि प्रस्तुत करता है और भारत को अमृतकाल के दौरान ग्रामीण समृद्धि के अपने सिद्ध मॉडल को व्यापक वैश्विक साझेदारी में निर्यात करने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है।
3.5 किसान उत्पादक संगठन FPO। खबरों में क्यों? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAS ने एक हालिया नीति पत्र में भारत में किसान उत्पादक संगठनों की दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रमुख उपाय सुझाए हैं। FPO के बारे में। FPO एक प्रकार का उत्पादक संगठन है। यह प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान, मधुमक्खी पालक और बुनकर आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होती है। इसके सदस्य स्वयं किसान होते हैं। नाबार्ड 2015 निगमित या पंजीकृत। FPO का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के भाग I-1 के अंतर्गत या राज्य अथवा केंद्र सरकार के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SFAC राज्य सरकारों को FPO के गठन में सहयोग देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्था है। FPO पंजीकरण पोर्टल। FPO को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद FPO को एक विशिष्ट पहचान संख्या अर्थात ID प्राप्त होती है। डेटा बैंक 10,000 FPO योजना तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत FPO की स्थिति 1 जनवरी 2026 तक 10,000 FPO पंजीकृत है। 21 FPO ऐसे हैं जिनमें 100% महिला सदस्य हैं। 21.96 लाख महिला किसानों सहित कुल 56.32 लाख किसानों का पंजीकरण कराया गया। आगे बढ़ने का रास्ता। 1 ग्रामीण औद्योगीकरण का विस्तार। पब्लिक कैपिटल खर्च, सरकारी पूंजीगत व्यय को ग्रामीण MSMEs, फूड प्रोसेसिंग पार्क और फिजिकल कनेक्टिविटी पर फोकस करना, ताकि खेती से सरप्लस लेबर, अतिरिक्त श्रम को व्यवस्थित तरीके से नॉन फार्म सेक्टर में भेजा जा सके। 2 एग्रीटेक अपनाने में तेजी। इनपुट के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और फसल बीमा असेसमेंट, आकलन को आसान बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI से चलने वाले मौसम के अनुमान तथा एनालिटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नमो ड्रोन दीदी को बढ़ाना। 3 सामूहिकीकरण का विस्तार। FPO, SHG और कोऑपरेटिव्स सहकारी समितियों को बेहतर वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी और आसान रेगुलेटरी कंप्लायंस नियामकीय अनुपालन के साथ मजबूत बनाना, ताकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्राथमिक उत्पादक एग्रो प्रोसेसिंग वैल्यू चेन में सक्रिय भागीदार बन सके। 4 लोकल वैल्यू चेन को मजबूत करना। लोकल खेती के क्लस्टर बनाना और सीधे खेत से दुकान तक मार्केट लिंकिंग को आसान बनाना। इससे सप्लाई चेन बेहतर बनेगी और प्राइमरी प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। 5 इनोवेटिव रूरल फाइनेंस IFAD नबर्ड पार्टनरशिप का फायदा उठाकर ग्रामीण क्रेडिट पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन से लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग में बदलना। यह खास तौर पर रूरल माइक्रो एंटरप्राइजेज और महिलाओं के लिए बनाया गया है। 6 गांव के कॉमन एरिया को फिर से जिंदा करना। कम्युनिटी के कंट्रोल वाली जमीनों को GIS मैपिंग और सर्वेक्षण करके ठीक किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सोलराइजेशन को जोड़ने से ये जमीनें मजबूत, क्लाइमेट रेजिलिएंट, जलवायु के अनुकूल, इकोनॉमिक एसेट, आर्थिक संपत्ति में बदल जाएंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार पहल। 1 दीदी की रसोई 2025। उद्देश्य रोजगार गारंटी। मुख्य बिंदु मैग्नरेगा के तहत 125 दिन के काम की गारंटी। 2 PM किसान परियोजना। उद्देश्य पूंजीगत खेती में बढ़ोतरी। मुख्य बिंदु जलवायु रेजिलिएंट प्रैक्टिस, हाई वैल्यू फसलों और बेहतर कृषि पर जोर। 3 स्वामित्व योजना। उद्देश्य डिजिटल भूमि अभिलेख। मुख्य बिंदु जून 2025 तक 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड। कानूनी जमीन के अधिकार। 4 ई-श्रम पोर्टल। उद्देश्य असंगठित श्रमिक सहायता। मुख्य बिंदु टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी, लक्षित सामाजिक सुरक्षा। 31 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, औपचारिक रोजगार में सहायता। 5 DAY NRLM। उद्देश्य ग्रामीण आजीविका। मुख्य बिंदु SHG में 10 करोड़ से अधिक परिवार। स्वरोजगार वित्त। ग्रामीण उद्यम। 6 उद्यम प्लेट। स्थिति अधिकांश FPOs 85% फील्ड फसलों और बागवानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि केवल 15% डेयरी, पशुधन और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। FPO की मुख्य विशेषताएं। 1 स्वामित्व सदस्यों के पास होता है और प्रबंधन सदस्यों के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। 2 मुनाफे का एक हिस्सा प्रोड्यूसर्स उत्पादकों के बीच बांटा जाता है और शेष राशि को बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने फंड में जोड़ा जाता है। FPO का स्ट्रक्चर किसानों को गांव स्तर पर 15 से 20 सदस्यों के समूह में इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप FIG कहा जाता है। इसके बाद आगे एसोसिएशन बनाया जाता है। इन्फोग्राफिक देखें। FPO के लाभ। 1 सामूहिक सौदेबाजी।
एफपीओ सुविधा प्रदान करते हैं कि छोटे किसान एक साथ मिलकर अपने लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी करें ताकि वे लागत कम कर सके और बड़े पैमाने पर इकोनॉमी हासिल कर सके। जैसे बल्क खरीदारी से लागत 20 से 40% तक कम हो जाती है। 2 डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। एफपीओज 3 स्तर पर मदद करते हैं। ईएनएम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच, बिचौलियों को कम करना। 3 उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना। एफपीओज खेती की मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, खेती के सटीक औजार जैसे ड्रोन और सेंसर तथा डिजिटल रिकॉर्ड रखने और एनालिटिक्स की सुविधा तक साझा पहुंच उपलब्ध कराते हैं। 4 फाइनेंशियल इंक्लूजन। एफपीओज कम ब्याज दर पर क्रेडिट, फसल बीमा और सरकारी सब्सिडी तक पहुंच बढ़ाते हैं। जैसे 10,000 एफपीओज के गठन और प्रमोशन स्कीम के तहत प्रत्येक एफपीओ को 3 साल के मैनेजमेंट खर्च के लिए 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 5 मूल्य संवर्धन। एफपीओज ज्यादा कीमत वाले उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सपोर्ट तथा ऑर्गेनिक या जीआई सर्टिफिकेशन में मदद जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। 6 रिस्क कम करना। एफपीओज इनकम सोर्स, आय के स्रोत में विविधता लाकर, जैसे मल्टी क्रॉपिंग और प्रोसेसिंग, कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान कलेक्टिव बार्गेनिंग को मजबूत बनाकर तथा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देकर सदस्यों के लिए जोखिम कम करते हैं। 7 पॉलिसी एडवोकेसी। रीजनल और नेशनल फोरम में प्रतिनिधित्व के माध्यम से एफपीओज खेती, ट्रेड और मार्केट एक्सेस से जुड़ी अच्छी नीतियों तथा उद्योग हितों की वकालत कर सकते हैं। इससे नीतियों पर असर डाला जा सकता है। 8 नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, मार्केट स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग एक्सरसाइज और सदस्यों के बीच बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग के माध्यम से एफपीओज आधुनिक और सस्टेनेबल खेती की तकनीकों, मार्केट इंटेलिजेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड जैसे क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। एफपीओ संरचना। राज्य स्तर, पॉलिसी एडवोकेसी, बड़े मार्केट की खोज और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। एफपीओ संघ, 10,000 से अधिक किसान। क्लस्टर स्तर, 10 से 12 गांव। क्रेडिट, इनपुट, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग और मार्केट लिंकिंग। इस स्तर पर एफपीसी, जिसमें 1,000 किसान होते हैं या लगभग 50 फिग होते हैं, या किसान उत्पादक कंपनी। ग्राम स्तर, फसल की प्लानिंग, बीज उत्पादन, ऑपरेशन, लोन सुविधा, प्रोसेसिंग। फिग, हर समूह में 15 से 20 किसान। फिग, हर समूह में 15 से 20 किसान। फिग, हर समूह में 15 से 20 किसान। एफपीओ के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां। 1 ऑपरेशनल, कौशल आधारित टीम की कमी, टेक्निकल जानकारी की कमी, अच्छी क्वालिटी के बीज और फर्टिलाइजर तक सीमित पहुंच। 2 वित्तीय, ज्यादा इनपुट लागत, सीमित पूंजी तक पहुंच, देरी से भुगतान और कैश फ्लो की समस्या। 3 विपणन, उच्च स्तर का बाजार प्रभुत्व, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन सुविधाओं की कमी, उच्च ट्रांसपोर्टेशन लागत। 4 नीति, मुश्किल रेगुलेटरी प्रोसेस, स्कीम और पॉलिसी के बारे में जानकारी की कमी, मंजूरी में देरी, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की कमी। 5 सामाजिक सांस्कृतिक, बदलाव का विरोध, सदस्यों के बीच भरोसे और सहयोग की कमी, खेती के साथ सामाजिक जुड़ाव। एफपीओज की एफिशिएंसी, दक्षता और सस्टेनेबिलिटी, स्थायित्व में सुधार के लिए मुख्य सुझाव। 1 फाइनेंशियल सपोर्ट, मजबूत मेंबरशिप बेस बनाकर और ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी जमा करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखना, बेहतर फाइनेंसिंग, इक्विटी और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। 2 रिस्क मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और ग्रुप इंश्योरेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाना तथा मौसम और दूसरे व्यावसायिक जोखिमों से निपटना। 3 कटाई के बाद का मैनेजमेंट, फलों की ग्रेडिंग, कटाई की तकनीकों और प्राथमिक प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन में खास ट्रेनिंग से एक अच्छा एफपीओ वैल्यू चेन बना सकता है। आंतरिक तालमेल आसान हो सकता है और बर्बादी कम हो सकती है। 4 डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एकीकरण, ब्लॉकचेन, आईओटी और एआई जैसी तकनीकें एफपीओज को अलग अलग चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। जैसे ब्लॉकचेन तकनीक ट्रेसेबिलिटी, उत्पाद को शुरू से अंत तक ट्रैक करने की क्षमता और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाती है। बिग डेटा और आईओटी एप्लीकेशन प्रिसिजन फार्मिंग, सटीक खेती, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। 5 सरकारी पॉलिसी द्वारा सपोर्ट, हालांकि एफपीओज को 1,000 मिलियन रुपए तक के टर्नओवर पर इनकम टैक्स से छूट है, लेकिन उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना होता है, जिसे आसान और रेशनलाइज, तर्कसंगत किया जा सकता है। 6 कंप्लायंस, अनुपालन को आसान बनाना,
कृषि मंत्रालय कंप्लायंस की जरूरतों की समीक्षा करे और उन्हें आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर काम करे। सभी रजिस्टर्ड एफपीओज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया जाए। 7 इंस्टीट्यूशनल खरीदारी से जोड़ना। रेलवे, मिलिट्री और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) जैसी संस्थागत खरीद में खाने और नॉन फूड दोनों प्रकार की वस्तुओं की खरीद के लिए एफपीओज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 8 एफपीओज के R&D से संबंध को मजबूत करना। आयकर और नास एफपीओज पर फोकस्ड रिसर्च और इनोवेशन नवाचार को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका संचालन बेहतर हो सके। जैसे फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट में एफपीओज को रिसर्च फैसिलिटेटर, अनुसंधान सहयोगी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एफपीओ को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए मुख्य कदम। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज का गठन और प्रचार स्कीम। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समूहों में संगठित करना है ताकि वे डायरेक्ट मार्केटिंग में शामिल हो सके। इस स्कीम के तहत क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBOs) को एफपीओज की पहचान करने और उन्हें संबंधित इंडस्ट्री से जोड़कर मार्केट लिंकिंग को आसान बनाने का काम सौंपा गया है। 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लिंकिंग। एफपीओज को अपने उत्पादों की लिस्टिंग करने और खरीदारों या ट्रेडर से सीधे बातचीत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (इनाम), ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (GEM) तथा अन्य सरकारी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। 3 पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना स्फूर्ति। इस योजना के तहत एपीडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत एफपीओज को निर्यात के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 4 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा। वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से मौजूदा एफपीओज को एक साथ लाना और नए एफपीओज बनाना, जिससे 2.50 करोड़ किसानों को फायदा होगा। निष्कर्ष: एक खास एफपीओ सपोर्ट एंड डेवलपमेंट मिशन लागू किया जा सकता है, जो सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मदद, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केट लिंकिंग सपोर्ट और आसान रेगुलेटरी सर्विस देगा, जिससे एफपीओ अच्छे और टिकाऊ तरीके से काम कर सके। 3.6 बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड। खबरों में क्यों? आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट बैंकों के लिए कैपिटल एडिक्वेसी पूंजी पर्याप्तता नॉर्म्स में बदलाव किया है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) प्रोविजनिंग से जुड़ी पिछली पाबंदियों को हटा दिया है। समाचार पर अधिक जानकारी। आरबीआई ने अब बैंकों को CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो की गणना के लिए कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल में कमाए गए तिमाही मुनाफे को शामिल करने की अनुमति दे दी है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) को समझना। इसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) भी कहते हैं। यह आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य मापदंड है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंक दिवालिया होने से पहले नुकसान सहने में सक्षम हो। CRAR का सूत्र: CRAR टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल, रिस्क वेटेड एसेट्स 100। महत्व: बैंकों में जोखिम कम करने और देश की वित्तीय प्रणाली की दक्षता तथा स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आमतौर पर जिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अधिक होता है, उसे अधिक सुरक्षित माना जाता है और उसके अपने वित्तीय दायित्व पूरे करने की संभावना भी अधिक होती है। CRAR के मुख्य घटक: 1. रिस्क वेटेड एसेट्स (RWA) बैंकों को सॉल्वेंट, दिवालिया न होने योग्य बनाए रखने और जमाकर्ताओं के निवेश की सुरक्षा के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी होती है। इसी RWA के आधार पर जोखिम तय किया जाता है। जितना अधिक जोखिम वाला ऋण होगा, उसका वेट उतना अधिक होगा और बैंक को उतनी अधिक पूंजी रखनी होगी। 2. टियर 1 कैपिटल कोर कैपिटल। यह सबसे अधिक सुरक्षित और तुरंत उपलब्ध पूंजी होती है, जो वित्तीय संकट जैसे शेयरधारक इक्विटी में गिरावट के समय पहली सुरक्षा परत का काम करती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1). इसमें चुकता सामान्य शेयर पूंजी, स्टॉक सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, संचित लाभ, अन्य समग्र आय, योग्य अल्पसंख्यक हित तथा नियामकीय समायोजन शामिल होते हैं। एडिशनल टियर 1 (AT1). इसमें AT1 की शर्तें पूरी करने वाले पूंजी साधन, उनसे जुड़ा स्टॉक सरप्लस, योग्य अल्पसंख्यक हित तथा नियामकीय समायोजन शामिल होते हैं। 3. टियर 2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल। इसमें टियर 2 की शर्तें पूरी करने वाले पूंजी साधन, उनसे जुड़ा स्टॉक सरप्लस, योग्य अल्पसंख्यक हित, योग्य ऋण हानि प्रावधान तथा नियामकीय समायोजन शामिल होते हैं। कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) के बारे में। सिस्टमिक बैंकिंग फेलियर, पूरी बैंकिंग प्रणाली के विफल होने को रोकने के लिए बेसल 3 फ्रेमवर्क के तहत दुनिया भर में इसे लागू किया गया। यह आर्थिक मंदी के दौरान बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करता है। कंपोजिशन, संरचना।
इसमें क्वालिफाइंग कॉमन शेयर, उनसे जुड़ा स्टॉक सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, जमा की गई अन्य समग्र आय तथा अन्य डिस्क्लोज्ड रिजर्व शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें क्वालिफाइंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी शामिल होता है, जिसका अंतिम योग किसी भी नियामकीय समायोजन को दर्शाता है। कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो का सूत्र। कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो। कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स 100। रेगुलेटरी थ्रेशहोल्ड आरबीआई बनाम बेसल 3 भारत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिज के नए बेसल 3 मानकों की तुलना में अधिक कड़े पूंजी मानदंड लागू करता है। एक न्यूनतम सीईटी 1 अनुपात। बेसल 3 वैश्विक 4.5%, आरबीआई भारत 5.5%। 2 न्यूनतम क्रार। बेसल 3 वैश्विक 8.0%, आरबीआई भारत 9.0%। 3.7 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 स्कीम। खबरों में क्यों। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डपिट ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 FOF 2.0 के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। परिचालन दिशा निर्देश। 1 फंड कॉर्पस और कार्यान्वयन। कुल राशि। इस फंड का कुल कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए है, जिसे 16वें और 17वें वित्त आयोग के साइकिल में फैला हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी शुरुआती इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी IA के रूप में कार्य करेगा, जबकि डपिट बाद में किसी अन्य घरेलू IA की नियुक्ति कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के परिचालन दिशा निर्देश। 2 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। यह योजना सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करेगी। यह SEBI में पंजीकृत कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF में निवेश करेगी। इसके बाद ये AIF डपिट से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में आगे निवेश करेंगे। 3 फंडिंग लिमिट। किसी भी चुने गए AIF को अलग अलग फंड ऑफ फंड से मिलने वाला कुल सरकारी योगदान उस AIF के कुल कॉर्पस के 50% से अधिक नहीं हो सकता। 4 प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्र। इस योजना के तहत डीप टेक स्टार्टअप, छोटे AIF, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप, टेक संचालित मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप तथा सेक्टर आधारित विशेषीकृत स्टार्टअप शामिल हैं। 5 AIF का चयन। AIF का चयन 2 चरणों की प्रक्रिया से होगा। पहले वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी VCIC स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी IA का बोर्ड अंतिम स्वीकृति देगा। 6 मॉनिटरिंग और गवर्नेंस। डपिट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस योजना की निगरानी करेंगे। समय समय पर समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से निगरानी की जाएगी। हर 5 वर्ष में स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया जाएगा। 7 रिटर्न और क्षमता निर्माण। इस योजना के तहत प्राप्त रिटर्न को भारत के कंसोलिडेटेड फंड CFI में जमा किया जाएगा। रिटर्न का 5% तक हिस्सा मेंटरशिप, वर्कशॉप, इकोसिस्टम डेवलपमेंट और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के बारे में। 1 बैकग्राउंड। यह स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2016 में शुरू किए गए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS 1.0 की सफलता पर आधारित है, ताकि स्टार्टअप्स की फंडिंग की कमी को दूर किया जा सके। 2 मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 3 एलिजिबिलिटी। 16वें और 17वें वित्त आयोग चक्र में फैले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF पात्र होंगे। AIF एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल सामूहिक निवेश माध्यम है, जो एक तय निवेश नीति के तहत निवेश किए गए भारतीय या विदेशी निवेशकों के फंड को इकट्ठा करता है। 3.8 शॉर्ट में न्यूज। 3 अगस्त 2001 सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स ISP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI ने ISP के संकलन के लिए एक अप्रोच पेपर जारी किया। मैन्युफैक्चरिंग को मापने वाले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के विपरीत सर्विसेज सेक्टर में अल्पकालिक गतिविधियों को मापने के लिए अभी कोई इंडेक्स नहीं है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन में डेटा का अंतर बना रहता है। प्रस्तावित ISP की मुख्य विशेषताएं। 1 आधार वर्ष 2024-25। 2 डेटा स्रोत। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST डेटा, विभिन्न मंत्रालयों का प्रशासनिक डेटा तथा इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वे। 3 कवरेज। यह इंडेक्स मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन आदि जैसे उपक्षेत्र शामिल हैं। 3 अगस्त 2002 अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स में आसानी लीड्स 2025। लीड्स उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डपिट
द्वारा जारी किया गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का राष्ट्रीय आकलन है। लीप्स 2025 लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड पुरस्कार भी 13 श्रेणियों में दिए गए, जिनमें कोर लॉजिस्टिक्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और विशेष श्रेणियां शामिल थीं। लीड्स के बारे में इसे वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI की तर्ज पर शुरू किया गया था। 2 लीड्स 2025 4 स्तरीय परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क अपनाता है, जबकि पहले केवल 3 स्तर थे। इसमें रेगुलेटरी सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इनेबलर्स, सहायक कारक, जैसे ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स, वस्तुनिष्ठ संकेतक, जिनका लगभग 59% वेटेज है, तथा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स जैसे परसेप्शन इंडिकेटर्स, धारणा आधारित संकेतक का उपयोग किया गया है। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 8% 2023 से 2024। महत्वपूर्ण मुद्दे 1. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों की खराब गुणवत्ता, पोर्ट पर भीड़ और कमजोर रेल कनेक्टिविटी। 2. अलग अलग परिवहन माध्यमों का असंतुलन, सड़क के माध्यम से 60% से अधिक माल की आवाजाही होती है। इससे ईंधन की खपत, भीड़ और ट्रांजिट लागत बढ़ जाती है। 3. बंटवारा, छोटे खिलाड़ियों की अधिक संख्या के कारण परिचालन दक्षता कम होती है। 4. अन्य मुद्दे, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी, उपयोगिता संबंधी जटिलता, टेक्नोलॉजी में देरी आदि। लीड्स 2025 परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी। 1. अचीवर्स, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तटीय राज्य, तमिलनाडु। स्थलरुद्ध राज्य, उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। 2. फास्ट परफॉर्मर्स, सबसे तेज सुधार करने वाले। तटीय राज्य, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। स्थलरुद्ध राज्य, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार। पूर्वोत्तर राज्य, त्रिपुरा, मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी। 3. सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाले। तटीय राज्य, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक। स्थलरुद्ध राज्य, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप। 4. वेटर्स, डेवलपमेंट का पारंपरिक स्टेज। तटीय राज्य, पश्चिम बंगाल। स्थलरुद्ध राज्य, राजस्थान। पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की पहल। 1. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP 2022। इसका उद्देश्य दूसरे विकसित देशों के बराबर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। 2. PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, लोगों और सामान की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। 3. लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP API के साथ सिंक होता है, जिससे एक्सपोर्टर्स और MSMEs को सड़क, रेल, समुद्र और एयर ट्रांसपोर्ट का डिजिटलीकरण मिलता है। 4. अन्य पहल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCs, मल्टी मॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम स्माइल कार्यक्रम को मजबूत करना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLPs, ई-वे बिल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा तथा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने के कार्यक्रम आदि। 3 अगस्त 2003 ट्रेड इनेबलमेंट और मार्केट तक पहुंच टीम पहल। MSME मंत्रालय टीम पहल के माध्यम से भारत के सबसे छोटे व्यवसायों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल परिवर्तन को तेज कर रहा है। टीम पहल के बारे में 1. टाइप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वर्ष 2024 में लॉन्च की जाएगी। 2. उद्देश्य, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज MSEs को एंड-टू-एंड ई-कॉमर्स सपोर्ट देना, ताकि वे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में प्रभावी रूप से भाग ले सके। ONDC का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन के सभी पहलुओं के लिए एक ओपन नेटवर्क उपलब्ध कराना है। यह वर्ल्ड बैंक समर्थित रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प कार्यक्रम के तहत एक बदलाव लाने वाली उपयोजना है। MSMEs की इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में रैम्प कार्यक्रम शुरू किया गया था। अवधि, वर्ष 2024 से 2027 तक, कुल 3 वर्ष। कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC।
3 अगस्त 2004 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई में आसानी। खबरों में क्यों? वित्त मंत्रालय ने फेमा के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई में आसानी संबंधी अधिसूचना जारी की। मुख्य बिंदु 1 10% तक चीनी शेयरधारिता वाली विदेशी कंपनियों को भारत में ऑटोमेटिक रूट स्वचालित मार्ग से निवेश करने की अनुमति दी गई है। 2 वर्ष 2020 में भारत ने उन देशों से आने वाले एफडीआई पर रोक लगा दी थी जिनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर मिलती है। एफडीआई नियमों में अन्य बदलाव। 1 इंश्योरेंस में 100% एफडीआई। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों और ब्रोकर्स जैसे बिचौलियों में बिना पहले से सरकारी मंजूरी के ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC में विदेशी निवेश की सीमा 20% ही रहेगी। 2 इन बदलावों को ओवरसीज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स संशोधन नियम 2026 के माध्यम से लागू किया गया। महत्व एफडीआई प्रवाह बढ़ेगा और व्यवसाय करना आसान होगा। भारत में एफडीआई के लिए नियामक ढांचा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा प्रशासित। भारतीय रिजर्व बैंक RBI नोडल बॉडी। वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय। फेमा का उद्देश्य 1 विदेशी मुद्रा संबंधी कानूनों को विनियमित रेगुलेट और अद्यतन अपडेट करना। 2 बाहरी व्यापार भुगतान और विदेशी निवेश को आसान बनाना। 3 सरकारी नीतियों के तहत भारत में एक मजबूत विदेशी मुद्रा बाजार का निर्माण और रखरखाव करना। भारत में एफडीआई के लिए प्रवेश मार्ग। 1 स्वचालित मार्ग। इस मार्ग में निवेश के लिए सरकार की पहले से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। 2 सरकारी मार्ग। इस मार्ग में निवेश सरकार की मंजूरी तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है। 3 अगस्त 2005 RBI अधिशेष। RBI ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक सरप्लस अधिशेष ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। RBI सरप्लस के बारे में। सरप्लस का मतलब है खर्च से ज्यादा आय। RBI की आय के स्रोत। 1 होल्डिंग पर ब्याज। 2 रुपया सिक्योरिटीज। 3 लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। 4 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। 5 विदेशी मुद्रा और विदेशी संपत्तियां। RBI को अपनी किसी भी आय प्रॉफिट या लाभ पर इनकम टैक्स या सुपर टैक्स देने की जिम्मेदारी नहीं होती। RBI के खर्च। 1 नोटों की प्रिंटिंग। 2 एजेंसी चार्ज जिसमें बैंकों और प्राइमरी डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन शामिल है। 3 कर्मचारी खर्च। RBI के सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करने के बारे में प्रावधान। RBI अधिनियम 1934 की धारा 47। बेड और डाउटफुल डेट संदिग्ध ऋण एसेट्स में डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास तथा अन्य रिजर्व और बैंकिंग संचालन के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद बचा हुआ सरप्लस प्रॉफिट केंद्र सरकार को आवंटित किया जाता है। मालेगाम समिति 2013 और बिमल जालान समिति 2019 की सिफारिशों के बाद सरकार को सरप्लस ट्रांसफर में काफी बढ़ोतरी हुई है। 3 अगस्त 2006 भारत समुद्री बीमा पूल। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMI पूल का उद्देश्य लगातार मैरीटाइम इंश्योरेंस समुद्री बीमा उपलब्ध कराना और भारत के समुद्री व्यापार को वैश्विक उतार चढ़ाव से बचाना है। BMI पूल क्या है? यह सरकार समर्थित मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है। इसकी क्षमता $1.5 बिलियन है और संप्रभु गारंटी 12,980 करोड़ रुपए $1.4 बिलियन की है। मंत्रालय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग। कवरेज प्रमुख समुद्री जोखिम जिनमें हल और मशीनरी कार्गो सुरक्षा और क्षतिपूर्ति P&I तथा युद्ध जोखिम शामिल हैं। भारतीय झंडे वाले या भारत द्वारा नियंत्रित जहाज। भारत आने वाले तथा भारत से शुरू होने वाले जहाज। शासन पूल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री। पूल के कार्यों और जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए एक गवर्निंग बोर्ड और एक अंडरराइटिंग कमेटी होगी। BMI पूल कैसे काम करता है? घरेलू बीमा कंपनियां पूल सदस्यों की मिली-जुली क्षमता का उपयोग करके पॉलिसियां जारी करती हैं। पूल की संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपए है। क्लेम हैंडलिंग $100 मिलियन तक के दावे पूल अपनी क्षमता के अनुसार संभालेगा। $100 मिलियन से अधिक होने पर अंतर्राष्ट्रीय उपायों का उपयोग किया जाएगा और संप्रभु गारंटी लागू होगी। BMI पूल की आवश्यकता। 1 भू राजनीतिक उतार चढ़ाव से निपटना। बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और मध्य पूर्व के तनाव से समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। जैसे रेड सी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अस्थिरता के कारण इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए हैं।
2 पाबंदियों का प्रभाव कम करना। प्रतिबंधों के कारण विदेशी पुनर्बीमा या बीमा सहायता अचानक बंद हो सकती है, जिससे शिपिंग संचालन और जरूरी ट्रेड में रुकावट आ सकती है। भारतीय शिपिंग उद्योग व्यापार। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और लगभग 70% व्यापार मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों से होता है। कार्गो हैंडलिंग। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बड़े बंदरगाहों ने 855 मिलियन टन कार्गो संभाला। पोतों के बेड़े की ताकत 1549 जहाज, जो वैश्विक शिपिंग फ्लीट का केवल 1.2% है। वैश्विक कमर्शियल शिपबिल्डिंग में भारत का योगदान 1% से भी कम है। कर्मचारियों की संख्या। दुनिया भर में समुद्री क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 12% है। भारत दुनिया के शीर्ष 3 समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में शामिल है। 3.8.7 बाय स्कीम। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIT) ने भव्य स्कीम को लागू करने के लिए गाइडलाइंस जारी की। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य स्कीम के बारे में। योजना का प्रकार। केंद्रीय क्षेत्र योजना। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (DPIT) के माध्यम से। मकसद देश को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना। इसके लिए ऐसे सपोर्टिव इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे जो निवेशकों को आसानी से निवेश करने में मदद करें, घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करें और रोजगार बढ़ाएं। लक्ष्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का अर्थ पहले से तैयार विनिर्माण स्थल उपलब्ध कराना, जहां सड़क, बिजली, पानी और सभी आवश्यक अनुमतियां पहले से मौजूद हों। अवधि 6 वर्ष 2026 से 27 से 2031 से 32। व्यय 33,660 करोड़ रुपए। एलिजिबिलिटी ग्रीनफील्ड और एलिजिबल ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क। न्यूनतम भूमि आवश्यकता गैर पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़। 1000 एकड़ तक के बड़े पार्कों की भी अनुमति होगी। फंडिंग फ्रेमवर्क। वित्तीय सहायता नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (NICDIT) के माध्यम से दी जाएगी, जो मुख्य रूप से इक्विटी योगदान के रूप में होगी। हर प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक का फंड दिया जाएगा। प्राइवेट डेवलपर को छोड़कर। 1 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, आंतरिक सड़कें, ICT और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 2 वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से बने फैक्ट्री शेड और वेयर हाउसिंग। 3 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्करों के लिए घर और सपोर्ट सुविधाएं। प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% तक एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सहायता दी जाएगी। कार्यान्वयन ढांचा। 1 ओवरसाइट एजेंसी, DPIT के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति। 2 निगरानी और कार्यान्वयन। परियोजना प्रबंधन एजेंसी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC). 3 विशेष प्रयोजन वाहन (SPV). हर प्रमुख इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत SPV बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से संचालन किया जाएगा। 3 अगस्त 2008 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी। ECLGS की घोषणा वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि MSME सहित व्यवसाय अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा कर सके और कोविड-19 संकट से हुई परेशानियों के बाद फिर से व्यवसाय शुरू कर सके। यह योजना मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस (MLIs) को उधारकर्ताओं द्वारा ECLGS फंडिंग का भुगतान न करने से होने वाले नुकसान पर 100% गारंटी देती है। यह योजना वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के संचालन क्षेत्र के अंतर्गत है। इन ऋणों के प्रबंधन और गारंटी देने के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) बनाई गई है। ECLGS 5.0 की मुख्य विशेषताएं। मकसद नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा MLI को डिजिटल अवसंरचना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज देना। यह योग्य उधारकर्ताओं को नई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराता है, ताकि वे बेहतर AI आधारित सेवाओं को अपनाकर अल्पकालिक तरलता शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की समस्या से निपट सके। योग्य कर्जदार MSMEs तथा मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले नॉन MSMEs और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस, जिनके पास 31 मार्च 2026 तक बकाया क्रेडिट सुविधाएं हों और जिनके खाते स्टैंडर्ड हों। गारंटी कवरेज MSMEs के लिए 100%, नॉन MSMEs तथा एयरलाइन सेक्टर के लिए 90%। लोन की अवधि
एमएसएमईज और नॉन एमएसएमईज के लिए 5 वर्ष 1 वर्ष की मोहलत सहित एयरलाइन सेक्टर के लिए 7 वर्ष 2 वर्ष की मोहलत सहित 3 अगस्त 2009 इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें ईजीआरस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत के गोल्ड मार्केट को औपचारिक बनाने के लिए ईजीआरस लॉन्च किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2022 में ईजीआर लॉन्च करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज होने का दर्जा प्राप्त किया। ईजीआरस के बारे में, ये डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज है जो फिजिकल गोल्ड के स्वामित्व अधिकार को दर्शाती है। इन्हें एसईबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाता है। हर ईजीआर पूरी तरह उच्च गुणवत्ता वाले भौतिक सोने द्वारा समर्थित होती है और इसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। इससे सोना वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। गोल्ड ईटीएफ कैश सेटलमेंट के विपरीत इन्हें सोने के बदले भुनाया भी जा सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई। एसेट क्लास सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिटेल निवेशक ज्वेलर्स बुलियन ट्रेडर्स आदि। 3 अगस्त 2010 भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के जीडीपी में योगदान को मापना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI द्वारा जारी प्रस्तावित फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का जीडीपी में योगदान मापना है। यह कैपिटल, लेबर, इनोवेशन और डिजिटल सेक्टर में ज्ञान के योगदान को मापने का प्रयास करता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में परिभाषा, यह उत्पादन की ऐसी प्रणाली है जिसमें भौतिक संसाधनों की बजाय जानकारी, कौशल, तकनीकी विशेषज्ञता और बौद्धिक संपदा जैसी मानव पूंजी का अधिक उपयोग किया जाता है। ज्ञान के प्रकार। एक कोडिफाइड नॉलेज, ऐसी जानकारी जिसे आसानी से दस्तावेजों में लिखा जा सकता है और डिजिटल रूप से भेजा जा सकता है, जैसे नो व्हाट और नो व्हाई। 2 मौन ज्ञान, अनुभव आधारित कौशल और क्षमताएं जिन्हें लिखना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना कठिन होता है, जैसे नो हाउ और नो हूं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व। 1 बढ़ते रिटर्न से लाभ। इनोवेशन, बार बार उपयोग और लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक लाभ के कारण रिटर्न लगातार बढ़ते हैं। 2 वैल्यू क्रिएशन का बदलाव। पेटेंट और कॉपीराइट जैसे आईपीआर के माध्यम से विज्ञान और नवाचार का व्यावसायीकरण होता है। नॉलेज बेस्ड गतिविधियां बड़ी ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में 50% से अधिक योगदान देती है। 3 हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, हाई टेक क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और नॉलेज वर्कर्स की मांग बढ़ती है। 4 नेशनल इनोवेशन सिस्टम, इंटरैक्टिव लर्निंग और नवाचार के प्रसार के लिए अकादमिक संस्थानों, सरकार और उद्योग के बीच मजबूत नेटवर्क पर आधारित होता है। उदाहरण, मेटवाई द्वारा डिजिटल इंडिया, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, आयुष, जीआई टैग आदि। विश्व बैंक के अनुसार नॉलेज इकोनॉमी 4 पिलर्स पर आधारित है। 1 व्यक्ति और संस्थानों को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक एवं संस्थागत व्यवस्था। 2 कुशल श्रम और शिक्षा की उपलब्धता। 3 मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी अवसंरचना। 4 एक सक्रिय नवाचार तंत्र जिसमें विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, उद्योग और अन्य संस्थान शामिल हों। 3 अगस्त 2011 प्राकृतिक गैस। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में एक नया प्राकृतिक गैस भंडार खोजा। यह खोज जैसलमेर फील्ड के साथ पहली बार गैस की मौजूदगी की पुष्टि करती है। भारत में प्राकृतिक गैस के बारे में बनावट, इसमें मुख्य रूप से मीथेन CH4 होती है। साथ ही थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी गैसें भी होती है। अनुमानित रिजर्व लगभग 1000 बिलियन घन मीटर। इसमें सबसे बड़ा भंडार पश्चिमी अपतटीय वेस्टर्न ऑफशोर क्षेत्र में है। इसके बाद पूर्वी अपतटीय ईस्टर्न ऑफशोर क्षेत्र का स्थान है। 3 अगस्त 2012 अदरक। हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट मंत्रालय मडन और मिजोरम सरकार ने मिजोरम में जीआई प्रमाणित जीआई सर्टिफाइड अदरक की खेती के लिए मिजोरम जिंजर मिशन शुरू किया। अदरक के बारे में वैज्ञानिक नाम जिंजिबर ऑफिसिनेल रोस्क, परिवार जिंजिब्रेसी। स्थिति, भारत अदरक का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कृषि जलवायु आवश्यकताएं। 1 मौसम गर्म और नम जलवायु, 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जा सकती है। 2 तापमान 12 से 35 डिग्री सेल्सियस। 3 वर्षा, बुवाई के लिए अच्छी वर्षा लगभग 1500 मिमी प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है।
कटाई से पहले शुष्क मौसम होना चाहिए। 4. मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी रेतीली दोमट, चिकनी दोमट या ह्यूमस से भरपूर लेटराइट मिट्टी। महत्व 1. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीकरण से बचाने वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। 2. मतली के उपचार, ब्लड शुगर, HbA1c और कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में यह प्रभावी माना जाता है। यह एडवर्टाइजमेंट है, इसे छोड़ दें। 3.